हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मेरी ऑनलाइन क्लास पर। बच्चों, आज हम सॉल्यूशन की सीरीज में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। सॉल्यूशन को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट हम पहले बेसिक जान लेते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल दो पढ़ लेते हैं, फिर नॉन आइडियल के फर्दर भी पार्ट हम आज ही की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? उससे पहले आपको आइडियल का मीनिंग पता होना चाहिए। आपने आइडियल बहुत जगह सुना होगा ना। जैसे एक मैं आपको याद रखने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट को बोला जाता है आइडियल स्टूडेंट। हर किसी स्टूडेंट को तो आइडियल नहीं बोला जाता, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट होता है, उसी को हम आइडियल स्टूडेंट बोलते हैं। और उसकी खास बात क्या होती है कि जो उस स्कूल की कंडीशंस होती है, जैसे डिसिप्लिन में रहना है, होमवर्क टाइम पे करके लेके आना है, यूनिफॉर्म भी पहन के आता है, जो भी अलग स्कूल के अंदर कल्चरल एक्टिविटी होती है, जो नियम स्कूल के बने हुए हैं उनको वो फॉलो करता है, तो हम उसको बोलते हैं आइडियल स्टूडेंट। मैं आपको याद रखने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ कि आइडियल में क्या हो गया कि उस स्टूडेंट को एक कंडीशन दी गई, अगर वो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो हम उसको आइडियल स्टूडेंट घोषित कर देंगे। ठीक, वैसे ही हम यहाँ पे बात करें हम आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो उस सॉल्यूशन को कुछ ना कुछ हमें क्या देनी पड़ेगी? कंडीशन देनी पड़ेगी, तभी हम उसको हम क्या बोल पाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोल पाएंगे। ठीक है, और वो कंडीशन क्या है? देखिए, द सॉल्यूशन दैट ओबे राउट लॉ अवर whole collection of concentration are known as ideal solution। किसी भी कंसंट्रेशन पर, और आप इसके साथ टेम्परेचर भी ऐड कर सकते थे कि एनी टेम्परेचर एनी कंसंट्रेशन पर अगर वो सॉल्यूशन राउट लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है, राउट लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करूं तो मैं ऐसे डेफिनेशन लिख सकता था, द सॉल्यूशन विच ओबे राउट्स लॉ at all concentration is called ideal solution। तो भी एग्जामिनर आपकी जो ये डेफिनेशन है उसको गलत नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जो ओबे करता हो राउट लॉ को, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। अब आप सर आप मुझे पूछोगे कि सर ऐसे कैसे हम मान लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन आपका आइडियल होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि वो राउट लॉ को फॉलो करेगा, राउट लॉ को क्या करेगा? ओबे करेगा। हमें कैसे पता चलेगा? तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो नीचे एक कंडीशन लिखी, आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर सिमिलर टू सोल्वेंट इंटरेक्शन। क्या कह रहा है? मान लीजिए मेरे पास सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट को मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है किससे? ए से। और उस ए के अंदर जो इंटरेक्शन है, लेट अस कंसीडर ए इंटरेक्शन, लाइक वच बॉन्डिंग भी हो सकती है। और आपके पास एक सोल्यूट होता है, उस सोल्यूट को हमने रिप्रेजेंट किया बी से, और जो उसके अंदर इंटरेक्शन होती है वो बी भी होती है। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर हमने बना दिया सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन का नाम आ गया ए बी, और इसको हम लिख देंगे ए बी इंटरेक्शन। देखो, ए को बोलेंगे सॉल्वेंट तो इसको बोलेंगे सॉल्वेंट इंटरेक्शन, बी को बोल रहे हैं सोल्यूट इंटरेक्शन, और सॉल्यूट। इफ ए बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए और बी बी इंटरेक्शन, ए और बी बी इंटरेक्शन, अगर ऐसा होता है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? आपके पास है आइडियल होगा। ठीक है, यानी इनकी इंटरेक्शन सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है,
वैसे तो कोई भी सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, सारी कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर पाएगा। जैसे हमें आइडियल गैस भी पढ़ा था। अब आइडियल गैस में क्या कंडीशन थी? अब देखो आइडियल आ गया तो उसको कोई उस गैस को कुछ ना कुछ कंडीशन देंगे, और वो कंडीशन ये थी कि अगर कोई गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी को ओबे करती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती है, तो उस गैस को हम कौन सी गैस बोलते हैं? आइडियल गैस। मतलब जब भी आइडियल के आगे कुछ लिखा होगा वो कुछ ना कुछ उसको कंडीशन देंगे। जैसे गैस है तो गैस को कंडीशन दे दिया, सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन को कंडीशन दे दिया कि आप इस कंडीशन को फुलफिल कीजिए तो हम आपको आइडियल कहना स्टार्ट कर देंगे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हमने देखा कि नो वन गैसेज आर आइडियल गैस, कोई भी गैस ऐसी नहीं मिली जो गैस आपकी आइडियल हो। हाँ, जो आपकी रियल गैसेज थी उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसको हम कहें थोड़ा सा प्रेशर को अगर हम लो रखें, तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर रियल गैस बिहेव्स एज ए अप्रोक्सीमेटली आइडियल गैस। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे पी ए है वो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर मान लेता हूँ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, और पी नोट ए कंसिडर कर लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी नोट बी कंसिडर कर लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ बी, एक्स ए कंसिडर कर लेते हैं हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी कंसिडर कर लेते हैं हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर ये हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ए बी लिया है तो उसके अंदर ये भी होगा, ए का पार्शियल प्रेशर होगा, ए का वेपर प्रेशर भी होगा, ए का मोल फ्रैक्शन भी होगा। और अगर आपका सॉल्यूशन जो ए बी है वो सॉल्यूशंस आपका अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो वो क्या ओबे करेगा? राउट लॉ को ओबे करेगा। राउट लॉ को ओबे करेगा तो पी ए किसकी को लिख सकता हूँ? पी नोट ए एक्स इक्वल लिख सकता हूँ। पी बी किसकी इक्वल लिख सकता हूँ? पी नोट बी एक्स बी की इक्वल लिख सकता हूँ। और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो आपको पता ही है किसके इक्वल आ जाएगा? पी ए प्लस पी बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। तो ये जो भी हमने मतलब कहने का मतलब आइडियल सॉल्यूशन आप एक ही सेंटेंस में याद रख सकते हो, जो राउट लॉ को ओबे करेगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी? हमें कैसे पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन आइडियल होगा? तो जी आपको पता ऐसा चलेगा कि अगर आपने सॉल्यूशन बनाया है और उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन बनी है उस इंटरेक्शन को चेक कीजिए। अगर वो इंटरेक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट के इक्वल है तो वो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा? आइडियल होगा। ठीक है, और राउट लॉ को ओबे करेगा तो जो राउट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है वही केवल मैंने लगाई, कोई नया फॉर्मूला तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है, करेक्टरिस्टिक्स से भी पहचाना जा सकता है। जैसे डेल्टा एच मिक्स जो है वो इक्वल टू 0 है। ठीक है, एच जो वर्ड होता है, एच जो वर्ड यूज होता है आपको पता है, एच जो वर्ड किसके लिए यूज होता है? एच हमारा एंथैल्पी के लिए वर्ड यूज होता है। आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर +1 के अंदर एच जो सिंबल रखा है वो हमने किसके लिए लिखा है? एंथैल्पी के लिए रखा है। द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 0। मैथमेटिकली डेल्टा एच मिक्स एच इज इक्वल टू 0। यानी जैसे आपने ए और बी दोनों को मिक्स किया और सॉल्यूशन बनाया आपने कौन सा? ए बी। तो जब ए बी बनेगा मीन्स जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन कंपोनेंट्स को आप मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद यहाँ से किसी भी प्रकार का एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा। मीन्स ना ही तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी और ना ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे सॉल्वेंट सोल्यूट को मिक्स किया एनर्जी रिलीज होगी, ऐसा भी नहीं है कि सॉल्वेंट और सोल्यूट मिक्स नहीं हो रहा है, उनको मिक्स करने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ रही है। मीन्स आपका ना ही तो प्रोसेस एक्जोथर्मिक होगा या डिसोल्यूशन प्रोसेस जिसका हम नाम दिया था, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो ना ही तो एक्जोथर्मिक होगा और ना ही वो एंडोथर्मिक होगा। तो ये नीचे लिखा हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट हीट इज नीदर अब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग दी मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। तो ना ही तो रिलीज होगा और ना ही एनर्जी या जो हीट है वो आपकी अब्जॉर्ब। नेक्स्ट है डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ये क्या कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज आल्सो इक्वल टू 0। जब आप मिक्स करते हो, जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है जो आप प्योर कंपोनेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन का, वो भी किसके इक्वल होगा? 0। मैथमेटिकली हम इसको डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए क्या है, जहाँ नीचे लिखा है इसको ध्यान से देखिए। हम कब पता करेंगे कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है?
तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इंटायर सॉल्यूशन, वो किसकी इक्वल होना चाहिए, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका इक्वल होना चाहिए किसके, वो इक्वल होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अगर इनके इक्वल आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनके इक्वल आता है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो फिर आइडियल सॉल्यूशन है। अगर यहाँ इक्वल नहीं आते हैं, कम आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है, तो वो सॉल्यूशन आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। बच्चों मैं आपको ना गारंटी देता हूँ, आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दोनों टाइप मैं आपको आराम से करवा दूंगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो मैंने आइडियल सॉल्यूशन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, आप ऐसे ही रिवाइज किया करो। आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन ये है कि वो ओबे करेगा कौन से लॉ को, राउट्स लॉ को क्या करेगा, ओबे करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो ए बी इंटरेक्शन है वो इक्वल होगी ए ए और बी बी इंटरेक्शन की क्या होगी, इक्वल होगी। और इस केस में डेल्टा एच मिक्स है वो इक्वल टू जीरो होगा, मतलब जो मिक्सिंग प्रोसेस होगा, कंपोनेंट को जब मिक्स करोगे ना ही तो हीट रिलीज होगी और ना ही हीट अब्जॉर्ब होगी। और डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा आपके पास, इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब क्या हो गया, जब आप प्योर कंपोनेंट को मिक्स करोगे तो उनके वॉल्यूम के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा। आगे बात समझिए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आप नोट भी डाल सकते थे अपने याद के लिए, वैसे आपको पता ही है, होता ही नहीं ऐसा। नो सॉल्यूशन इज परफेक्टली आइडियल बट सम सॉल्यूशंस आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर। जैसे मैंने आपको क्लास में कहा कि हाँ आज ना एनुअल फंक्शन हो रहा है और हम आज अपने एक स्टूडेंट को आइडियल स्टूडेंट का अवार्ड दें। अब क्या है, वो भी स्टूडेंट कभी न कभी तो कहीं ना कहीं वो सारे रूल को फॉलो नहीं कर पाया होगा, जो उसको टर्म एंड कंडीशन दी गई उसको फॉलो नहीं कर पाया होगा, बट बहुत ज़्यादा किया, बाकी बच्चों की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा किया, उसलिए वो आइडियल। वही तो हम कह रहे हैं ना कि वैसे तो कोई सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं है। देखो क्या बोला है मैंने, परफेक्टली आइडियल नहीं है बट सम सॉल्यूशंस आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर। कुछ एग्जांपल है, जैसे बेंजीन एंड टोलिन, सेकंड है हेक्सेन एंड हेप्टेन, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ठीक, अब आपको जी आपने तो बता दिए, हम याद कैसे करें। तो बच्चों आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो आप ए और बी जो आप ले रहे हो वो आपके एक ही फैमिली के होने चाहिए। अब आपको ये फैमिली कहाँ से है, फैमिली का मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक आपका एल्कोहल है, एक आपका एल्कोहल के मेंबर है, एल्कोहल का मेंबर कौन सा है, इथाइल एल्कोहल, कौन सा मेंबर हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। और दूसरा मेंबर कौन सा इसी का ले लो, मान लो मिथाइल एल्कोहल। तो ये है तो एल्कोहल ना, दोनों ही क्या है, इसी एल्कोहल फैमिली के मेंबर है। अगर मैं इनको मिक्स करूंगा तो आपके 99% चांस रहते हैं कि वो एग्जाम्पल आपके कैसे होंगे, आइडियल के ही होंगे। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है, दोनों अगर सेम फैमिली वाले बिलोंग कर रहे हो। जैसे मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, जस्ट ए मिनट, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इससे फिर इसको मैं यूज करूँगा। ठीक है, देखिए बेंजीन एंड टोलिन, बेंजीन सुना होगा, बेंजीन ऐसा है, ठीक है, और टोलिन बेंजीन के ऊपर, टोलिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं, तो ये टोलिन बन जाता है। ठीक है, अब बताओ ये हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, दोनों ही। हेक्सेन एंड हेप्टेन, ये दोनों एल्केन की एग्जांपल है। अल्केन में आता है हेक्सेन और हेप्टेन। अल्केन में कौन सा होता है, हेक्सेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो बताओ ये एक मेंबर के हुए कि नहीं। आपको क्या होगा, आपको देखो बच्चों कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप में तो दिया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज ए नॉट ए आइडियल सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीन जो उसमें ऑप्शन होंगे वो हमारे आइडियल के होंगे और एक होगा वो नहीं होगा। तो जो सेम फैमिली के होंगे उनको छोड़कर जो डिफरेंट का होगा उसको हम, जैसे मैं कह दूं एल्कोहल एंड वाटर, मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता एल्कोहल एंड वाटर। तो क्या एल्कोहल एंड वाटर जो है क्या वो दोनों एक ही फैमिली के, आप कहोगे जी नहीं है, और नहीं है तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में चला जाएगा। कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इस लेक्चर में समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी क्या करें, शेयर करें। नेक्स्ट, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड ये दोनों ही हेलोल्केन है। इथाइल का फॉर्म होता है C2H5, ब्रोमाइड के लिए Br, और C2H5 और आयोडीन इथाइल आयोडाइड। ये फॉर्मूले जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे आप बिल्कुल आसानी से लिख पाओगे। आप मेरे लेक्चर को फॉलो करते रहना। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की बात करें तो बेंजीन बनाया और बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, क्लोरीन। हेलोरिन्स का मेंबर है। और अगर मैं बेंजीन बनाया बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगा दिया तो ये हो गया आपका ब्रोमोबेंजीन। तो ये भी आपका कौन सा है, हेलोरिन्स का मेंबर है। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता था। ऐसे नीचे वाला आपको स्पष्ट नजर आ गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। ये भी एक ही मेंबर है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ जो हमने पहले राउट्स ला के बनाया था वही आएगा। जैसे हमने यहाँ पे x1 जो है वो हमने 1 ले रखा है, 1 ले रखा है, x2 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका x2 जो है वो 1 हो जाएगा और x1 आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई भी प्रेशर मान लेते हैं P1 नोट। जैसे जैसे आपको पता है कि x1 की वैल्यू कम हो रही है वैसे वैसे इसका प्रेशर कम होता जाएगा। इधर x2 की वैल्यू आपके पास बढ़ती जा रही है तो आपके पास प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। दोनों को मिला देंगे। ये तो आपको मैंने पहले करवा दिया। फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना, हम आपको आगे भी डिस्कस कर देंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आगे आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब मैं पहले डिफाइन मैं खुद करता हूँ, फिर देखना आप क्या लिखा है स्लाइड के ऊपर, फिर हम डिस्कस करेंगे। मैं आपके एक बार मैं आपको थोड़ा सा मैं वो ले चलता हूँ एक नए पेज की तरफ। देखिए मैं आपको खुद समझा देता हूँ क्या है आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन हो गया जो ओबे करेगा किसको, राउल्ट्स लॉ को, एट ऑल कंसंट्रेशन। और ये नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट लॉ को ये ओबे नहीं करेगा एट ऑल कंसंट्रेशन, ये ओबे नहीं करेगा। ठीक है जी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था, इसमें जो ए बी इंट्रैक्शन है वो इक्वल है ए और बी इंट्रैक्शन के। ठीक है जी, इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें जो ए बी इंट्रैक्शन है वो नॉट इक्वल होगी जी ए और बी इंट्रैक्शन के, वो नॉन आइडियल हो जाएगी। थर्ड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो इक्वल टू 0 था। इसमें जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या था बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन हम बोला कि हीट ना ही तो रिलीज होगी ना हीट अब्जॉर्ब होगी। हम कह रहे नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहाँ दो केस आ जाएंगे। एक हीट रिलीज का आ जाएगा, एक केस तो कौन सा आ जाएगा, हीट रिलीज का आ जाएगा, और एक केस कौन सा आ जाएगा पास, हीट अब्जॉर्ब का आ जाएगा। हीट रिलीज और हीट अब्जॉर्ब, तो दो केस आ जाएंगे। इसी दो केस पे मैंने बात करूंगा नॉन आइडियल को दो कैटेगरी में और भी फर्दर डिवाइड करेंगे। नंबर 4 की बात करें तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब एक बार ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और वो लेस देन 0 भी हो सकता है। तो फिर दो कैटेगरी बन रही है हमारी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है। और अगर आपको कहें 5 नंबर पर हम इसके एग्जाम्पल डाल देंगे और 5 नंबर पर इसके भी हम क्या डाल देंगे, एग्जाम्पल डाल देंगे। तो एग्जाम्पल लिखने के बाद आपके 5 पॉइंट बन जाते हैं। कहने का मतलब आपके पास 2 नंबर से ज़्यादा बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आप अगर ये 5 पॉइंट लिखते हो, 4 पॉइंट के 2 नंबर बन जाएंगे आपकी, कोई बड़ी बात नहीं। पर मैं कहता हूँ आप फिर भी एक एग्जाम्पल के साथ भी आप उसका आंसर देख के आओ। चलिए पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसका उल्टा हो जाएगा, फिर भी देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन दैट डू नॉट ओबे राउट लॉ। जो आपकी जो भी कलेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन दे रखी है अगर वो उस पर राउट लॉ को ओबे नहीं करता है तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन इन विच, यहाँ पे आप थोड़ा लिखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, थोड़ा मिस्टेक है ठीक कीजिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट एंड सोलवेंट इंटरेक्शन आर डिफरेंट टू सोल्वेंट इंटरेक्शन। तो ये जो ए बी इंटरेक्शन है वो नॉट इक्वल टू आ जाएगी ए और बी इंटरेक्शन।
द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज ईदर हाइयर और लोअर देन प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। इसका मतलब आपका जो वेपर प्रेशर है वो भी जो राउल्ट लॉ के हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं वो नहीं है। जैसे इसके केस में क्या होगा, जो पी ए है वो हमारा नॉट इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। राउल्ट लॉ में क्या होता है, अगर मैं बात करूं राउल्ट लॉ की, तो राउल्ट लॉ में बच्चों ये होता है कि जो पी ए है वो हमारा पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होता है, पर ये तो फॉलो नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल आ जाएगा। तो पी बी भी किसके इक्वल आ जाएगा, पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल आ जाएगा। तो ये बात भी आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखिए, इसकी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो और डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। The enthalpy of mixing of the pure component for the formation of the solution is not equal to zero। जब आप प्योर कंपोनेंट को मिक्स करें, किस लिए मिक्स कर रहे हो, सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो आपके पास उसमें एंथैल्पी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। या तो आप हीट को रिलीज होगी या फिर हीट आपके केस में क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी, रिलीज या अब्जॉर्ब होगा। मैथमेटिकली नॉट इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट हीट इज इधर अब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग दी mixing of components in a solution। Delta V mixing not equal to zero। The volume of mixing of the pure component for the formation of the solution is also not equal to zero। Mathematically ऐसा लिख सकते हैं। और volume of entire solution is not equal to sum of volume of the component। जितने भी आपने component लिए हैं उन component के volume को हम अगर हम add कर दें तो वो volume of solution के equal नहीं आएगा, मतलब ज़्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर फिर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन इन वेपर प्रेशर देन द राउल्ट्स लॉ। इसको भी हम पहले क्लियर कर लेते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको, फिर हम इस स्लाइड पे बात करेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। चलिए मान लो आपके पास क्या आएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप आएंगे। जो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उस नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कौन सा, हमारा पॉजिटिव डेविएशन का केस होगा, ऐसे सॉल्यूशन जो नॉन आइडियल तो होंगे बट पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे राउल्ट्स लॉ से। और एक हमारे पास कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। एक पॉजिटिव डेविएशन और एक आपका कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला कि डेल्टा जो एच मिक्स है वो इक्वल टू जीरो होता है आइडियल में, डेल्टा वी मिक्स है वो इक्वल टू जीरो होता है आइडियल सॉल्यूशन। अब ये नॉट इक्वल, तो पॉजिटिव वाले में ना मैं आपको समझने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो और डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। सॉरी, जस्ट नॉट इक्वल टू जीरो तो हमने किस में रख दिया था, नॉट इक्वल टू जीरो तो हमने रख दिया था नॉन आइडियल में। अब पॉजिटिव वाले में क्या रखेंगे, देखो पॉजिटिव वाले में रखेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव और डेल्टा वी मिक्सिंग भी आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, एक ही बात है। डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू भी आपकी ग्रेटर देन क्या होगी, जीरो की, तभी तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो दो तरीके हैं लिखने के, मैं ग्रेटर देन जीरो लिख सकता हूँ या फिर इक्वल टू पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है, देखो एग्जामिनर पूछेगा कि हम वो एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं आपसे, वो सॉल्यूशन पूछना चाहते हैं जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव आते ही आप ये करेक्टरिस्टिक लिख लो, कौन सी करेक्टरिस्टिक लिख लो, कोई सी भी एक। जैसे मैंने लिख लिया आपको डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब होता है बढ़ना, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है आपके पास, इंक्रीज हो रहा है। अब आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव कब होगा, वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब मॉलिक्यूल क्लोज रहेंगे एक दूसरे के, या फिर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तब वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा। तो डेफिनेटली आपने आंसर सोच लिया होगा और आपने आई होप सही सोचा होगा कि जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तब आपके पास जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो आपका पॉजिटिव आएगा, स्पेस ऑक्यूपाई ज़्यादा करेगा तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, ये जो मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर जाएंगे तो कब जाएंगे, जब उनके बीच में इंटरेक्शन वीक होगी या फिर आपके उनके बीच में इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपका डेफिनेटली आंसर आ जाएगा कि तभी होगी जब आपके पास उसके बीच में इंटरेक्शन जो है वो वीक होगी। तो कहने का मतलब क्या है, हम जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन की बात कर रहे थे वो वीक कर आ जाएगी, किससे, ए और बी इंटरेक्शन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन वही शो करेगा
जो आपके पास ए बी इंटरेक्शन वीकर देन होगी ए ए या फिर बी बी इंटरेक्शन से। ठीक है, अभी इनको एक्सप्लेन भी करा देंगे, बता भी दूंगा कैसे पॉजिटिव हुआ कैसे नेगेटिव हुआ। नॉन आइडियल के केस नेगेटिव में क्या ले लोगे आप, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या ले लोगे, नेगेटिव, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या ले लोगे आप, नेगेटिव, यानी लेस देन जीरो। नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, जब वो जीरो से छोटा हो। इस केस में आपको पता है पॉजिटिव, जब भी डेल्टा एच पॉजिटिव आता था आप कौन सा प्रोसेस बताते थे, एंडोथर्मिक। तो ये वाला जो केस होने वाला है वो कैसा होने वाला है, में एंडोथर्मिक होने वाला है, डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक। और ये जो डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब ये कौन सा होने वाला है, एक्सोथर्मिक होने वाला है। आप ये वाला एक इक्वेशन उठाइए, जैसे आपको बोला नेगेटिव वाला एक्सप्लेन करना है, आपने कहा कि वॉल्यूम घटेगा। अब वॉल्यूम कब घटेगा, जब मॉलिक्यूल है वो नजदीक नजदीक रहेंगे एक दूसरे के या दूर दूर जाएंगे। जब नजदीक नजदीक रहेंगे तो स्पेस ऑक्यूपाई कम करेंगे, और स्पेस ऑक्यूपाई कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अब नजदीक किस वजह से रह सकते हैं, जब उसके बीच में इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्गर देन सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। पहले मैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन लिखा है, बाद में सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन लिखा है। मैं आगे पीछे बोल रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ जाना। ए मैंने आपको पहले दिन से बता दिया था, ए मेरा सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और बी सोल्यूट है तो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, उससे क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, तो आपको ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्या कहता है। अब जो भी पढ़ा है उसको थोड़ा समझ भी लेते हैं। ठीक है, ये लो जी, positive deviation in vapor pressure than Raoult's law. If intermolecular attractive force between solute solvent interaction are weaker than that of, मैंने बताया वही है ना। मैंने क्या किया कि जब ये कह रहा है कि पॉजिटिव, तो आप खुद लेके चलो ना कि डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा है होगा, पॉजिटिव होगा। और डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होने का मतलब कि आपके पास वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, और दूर दूर तभी जाएंगे जब उसके बीच में इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ गया। तो सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से वीक हो गया। अगर आपको जरा सा भी थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देन मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट फाइंड इजियर एस्केप देन इन प्योर स्टेट। अब देखो मुझे ये बताओ, जब इनके बीच में इंटरेक्शन वीक हो जाएगी तो वेपर ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे। अब जब इंटरेक्शन वीक है तो ये भाई जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जल्दी अगर ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये जो सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो जल्दी एस्केप आउट हो जाएंगे, जल्दी वो छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द वेपर प्रेशर इंक्रीज, तो एंड सो पॉजिटिव डेविएशन। तो एक्चुअल में तो वो रीजन है, बट मैंने डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे ही बता दिया कि वो कैसा सॉल्यूशन होगा, उसके बीच में इंटरेक्शन कैसी होगी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो जब इंटरेक्शन वीक होगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, जल्दी एस्केप आउट होंगे, तो इसीलिए वो पॉजिटिव दिखा रहा है राउल्ट्स लॉ से। देखो आप नीचे लिखा भी है, पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, एच मिक्सिंग तो चेंज इन पी हो जाएगा, और वी मिक्सिंग चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग हो जाएगा। तो राउल्ट्स लॉ में क्या होता था, राउल्ट्स लॉ में क्या होता था, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए के इक्वल आता था, और पी बी जो था वो किसके इक्वल आता था, पी नोट बी एक्स बी के इक्वल आता था। और अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरेक्शन वीक हो चुकी है, वेपर ज़्यादा बन रहे हैं, और वेपर ज़्यादा बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा हो रहा है तो मतलब ये ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। तो ये बात लिखिए बच्चों, समझ में आ गई, पी ए ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए, और पी बी ग्रेटर देन पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ लेते हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग आपका ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट हीट इज अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट। यानी जब आप मिक्स कराओगे तो वो आपके पास हीट देनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक रफली सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करने को छोड़ लूँगा। जैसे आपने शुगर प्लस वाटर डाला और आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया, आपने कौन सा सॉल्यूशन बनाया बच्चों, शुगर सॉल्यूशन। क्या आप सोच सकते हो कि ये प्रोसेस कैसा होता है, तो ये प्रोसेस आपका पॉजिटिव वाली कैटेगरी टाइप जैसा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, एज एग्जाम्पल समझे, हम ये नहीं समझे कि इसमें वेपर ज्यादा बनेंगे, बट
आपके पास मैं थोड़ा सा समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा एंडोथर्मिक होगा और कौन सा एक्जोथर्मिक होगा। तो इस केस में जो आपकी हीट है वो हीट है जो क्या होगी आपके पास है रिलीज होगी, इस बात का ध्यान रखना, सॉरी अब्जॉर्ब होगी, इस बात का ध्यान रखना। डेल्टा एच मिक्सिंग आपके पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या था वॉल्यूम ऑफ द इंटायर सॉल्यूशन ग्रेटर देन आ जाएगा, छोटा सा निशान लगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ग्रेटर देन वॉल्यूम सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। एग्जांपल दे रखा है जैसे मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड एसीटोन सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। जो मिक्सचर है एथेनॉल और एसीटोन का वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है CH3CH2OH होता है। मैं आपको समझने के लिए बता देता हूं कि इस तरह से एक मॉलिक्यूल OH और यहां जुड़ा होगा C2H5, ये एग्जाम्पल हो गया किसका इथाइल अल्कोहल का। फिर दूसरा मॉलिक्यूल कैसे जुड़ा होगा OH C2H5, फिर तीसरा कैसे जुड़ा होगा O बॉन्ड H और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा किसने C2H5, और इसी तरह से नेक्स्ट मॉलिक्यूल OH C2H5, इस तरह से चलता जाएगा। अब आप ध्यान देखिए, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में ये जो बॉन्डिंग है दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग कौन सी होती थी, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, यहां लिख देता हूं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो बॉन्डिंग क्या कहलाती है आपकी H बॉन्डिंग कहलाती है। तो ये जो आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल है उसमें पहले से H बॉन्डिंग है। और एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका एसीटोन का होता है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको मिक्स करेंगे, इसको आप नेल पॉलिश रिमूवर भी बोल सकते हो, कॉमन नेम है इसका एसीटोन, और वैसे तो आपको पता ही होगा इसका नाम क्या है प्रोपेन 2 ऑन, IUPAC नेम है प्रोपेन 2 ऑन। तो ये जो आपके पास एसीटोन है इसको जैसे मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने का मतलब क्या हो गया कि अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल के बीच बीच में आपके किसके मॉलिक्यूल आ जाएंगे यहाँ पे एसीटोन। अभी ऊपर देखो प्योर है, अभी इसमें कोई भी मॉलिक्यूल आपका एसीटोन का नहीं है। जैसे ही एसीटोन का बीच में आएगा, जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूँ OH C2H5, फिर बॉन्डिंग O डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये जो इस तरह से बॉन्डिंग बनेगी बीच में आपके पास मॉलिक्यूल आते जाएंगे किसके एसीटोन के, तभी तो हम कहेंगे कि ये क्या हो चुका है सॉल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है। अगर ऐसा हम देखते हैं तो बच्चों ध्यान से देखना है, यहाँ पे पहले क्या बनी है H बॉन्डिंग बनी है, तो इस H बॉन्डिंग को ब्रेक होना पड़ेगा, और ब्रेक होने के लिए क्या देनी पड़ेगी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जैसे ये बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो आपके पास केस कैसा हो जाएगा एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक के केस में आपको पता ही होगा डेल्टा H कैसा आता है आपके पास पॉजिटिव आता है। और अब जो इंटरेक्शन बनेगी वो इंटरेक्शन पहले की वजह से वीक बनेगी, और वीक बनेगी तो वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, स्पेस ऑक्यूपाई ज़्यादा हो जाएगा, तो डेल्टा वी मिक्स भी कैसा हो जाएगा आपका, वी मिक्स भी कैसा हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया। फिर से देखिए, अल्कोहल के अंदर ऑलरेडी क्या होती है आपके पास H बॉन्डिंग होती है। एसीटोन को ऐड करने का मतलब हो गया कि बीच बीच में किसके मॉलिक्यूल आ जाएंगे, एसीटोन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और जब एसीटोन के मॉलिक्यूल बीच में आ जाएंगे तो उसकी H बॉन्डिंग को क्या कर देंगे वीक कर देंगे। आगे बात समझिए, कर लो इतना। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल इन प्योर स्टेट आर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब वो प्योर स्टेट के अंदर है, जब वो क्या है प्योर स्टेट के अंदर है, तो कौन सी बॉन्डिंग बनी हुई है उसके पास H बॉन्डिंग बनी है। बट व्हेन एसीटोन इज एडेड टू एथेनॉल, मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन गेट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल। तो एथेनॉल के बीच में आपके पास किसके मॉलिक्यूल आ जाएंगे एसीटोन के आ जाएंगे, जैसे मैंने बताया, एंड ब्रेक सम ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड को वो क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, विच वीकन द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, और जिसके कारण वो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो क्या हो जाती है वीक हो जाती है, रिजल्टिंग इंक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सर देन एथेनॉल इन द प्योर स्टेट। तो जो पहले एथेनॉल इन प्योर स्टेट में जिस पहले उसका जो वेपर प्रेशर था उससे थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। क्यों ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एसीटोन बीच में आने से आपके पास उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या हो गई है वीक हो गई है। ठीक है,
कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। और उन एग्जाम्पल में आपका पहला आ जाएगा एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन एंड बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एंड टोल्यूइन, और टोल्यूइन के साथ आप क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं। मिथाइल एल्कोहल एंड वाटर, मैंने अभी बताया ना आपको एग्जाम्पल, आप जो एल्कोहल का एसीटोन का है वहाँ पे आप वाटर भी ले सकते हो। एसीटोन एंड एथेनॉल, ये तभी करवाया ही है, और एथेनॉल एंड वाटर, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एल्कोहल और वाटर का कोई भी एग्जाम्पल, एल्कोहल प्लस वाटर का कोई भी अगर एग्जाम्पल है तो वो एग्जाम्पल किसका होगा आपके पास। जैसे ये दोनों एल्कोहल है, मिथाइल एल्कोहल एंड वाटर, यहाँ पे तो क्या नाम दे दिया, कॉमन नेम दे दिया मिथाइल एल्कोहल मेथेनॉल का, और यहाँ इथाइल एल्कोहल का कॉमन नेम दे दिया एथेनॉल एंड वाटर। तो एग्जाम्पल तो ये दोनों एक ही है। तो जब आपको नेमिंग पता होगी तो थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, इनका वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसका ग्राफ भी देख लेते हैं कि ग्राफ कैसा आता है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ के अंदर देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन डॉटेड लाइन है, वो आपकी जब आइडियल सॉल्यूशन होता है उससे। अब मैंने क्या बताया कि जब पॉजिटिव की बात कर रहा हूं मैं कौन सी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव के अंदर जो इंट्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और इंट्रैक्शन वीक होगी तो इसका वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखो, ये देखो यहाँ तो जीरो रहेगा, यहाँ भी आपके पास जितना है उतना हो जाएगा, बट बीच की स्टेट में देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये बढ़ के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इंट्रैक्शन वीक हो गई थी। तो ये आप ग्राफ बना सकते हो, यानी जो भी आपका पहले ग्राफ था उस ग्राफ से दिखाना है, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाले में भी हम उल्टा करके चलेंगे। अब देखो नेगेटिव वाले वैसे तो मैंने बता दिया, उल्टा कैसे करके चलेंगे। नेगेटिव में हम ये सपोज कर लेते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी कैसा होगा आपके पास, नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ आपका प्रोसेस एक्जोथर्मिक होगा, यहाँ जो प्रोसेस है वो कैसा होगा आपका, एक्जोथर्मिक होगा। और आपकी जो हीट है वो हीट क्या होगी आपके पास है, रिलीज होगी, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। और डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, वॉल्यूम घट जाएगा। तो यहीं से हमें देखना है। अब देखो वॉल्यूम घटेगा कब, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के आएंगे, क्लोज आएंगे। क्लोज कब आएंगे, जब वो उनके बीच में इंट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, इसका मतलब यहाँ अगर ऐसे सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो सॉल्वेंट सोल्यूट इंट्रैक्शन है वो आपकी स्ट्रॉन्ग है, क्या है, स्ट्रॉन्गर है, किससे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन से, तो फिर वो सॉल्यूशन कैसा होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, और नेगेटिव डेविएशन ऑन वेपर प्रेशर फ्रॉम राउट्स लॉ। क्यों, क्योंकि जब इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो उसके वेपर कम बनेंगे, और वेपर कम बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो आई होप ये भी कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं देगा, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब जो लिख रखा है, जो मैंने बस समझाया उसी को पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास क्या लिख रखा है, negative deviation of vapor pressure of non-ideal solution than Raoult law. If intermolecular interactive force between solute and solvent are weaker than the solute-solvent interaction, ठीक है। आप उल्टा लिख लो ना इसका, आप लिखो कि सोल्यूट सोल्वेंट इंट्रैक्शन आर स्ट्रोंगर देन, कंफ्यूज मत हो कि वीकर उसमें है वीकर इसमें, आप ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है। ये कह रहा है कि सोल्यूट सोल्यूट और जो सोल्वेंट सोल्वेंट इंट्रैक्शन है वो तो वीक होगी ना, किससे, सोल्यूट सोल्वेंट। इसका सोल्यूट सोल्वेंट वाली क्या होगी, फिर स्ट्रॉन्ग होगी। द molecules of solute and solvent find it difficult to escape in compared to pure state। अब मॉलिक्यूल बाहर नहीं आ पाएंगे सॉल्यूशन को छोड़कर, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, दिस सो नेगेटिव डेविएशन इन वेपर प्रेशर फ्रॉम राउट्स लॉ। तो अब अट्रैक्शन बढ़ने के कारण वो एस्केप आउट नहीं होंगे, और एस्केप आउट नहीं होंगे तो वहाँ पे प्रेशर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। तो जब हम बात कर रहे थे कि जब अगर वो राउट्स लॉ को ओबे करता तो हमारे पास इक्वेशन ये बनती, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, पी नोट बी एक्स बी। बट हम क्या कह सकते हैं, अब अट्रैक्टिव फोर्स है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनी है फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, तो इसका मतलब उनका वेपर कम बनेंगे, और वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर लेस देन आएगा। तो यहाँ पे ये साइन लग जाएगा, जैसा कि आप इसमें स्लाइड में देख भी सकते हो। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो लेस देन जीरो आ जाएगा। इसका मतलब हीट जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और डेल्टा मिक्सिंग लेस देन एनर्जी का मतलब वॉल्यूम ऑफ इंटायर सॉल्यूशन है वो उनके सम से क्या आएगा, लेस देन। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको टाइम लगाने की जरूरत है, मैंने पहले ही बता दिया ना। आइडियल हो गया तो नॉन आइडियल के दो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, एक ग्रेटर देन जीरो, एक लेस देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो में क्या मतलब होता है, लेस देन जीरो में क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पहले समझिए फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो बात बोली हुई है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन।
क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 और एसीटोन का फॉर्मूला होता है, अभी लिखा था, CH3COCH3। ये आपका क्लोरोफॉर्म का थोड़ा सा रफली डायग्राम बना देता हूँ, CHCl3, और ये रफली डायग्राम बना देता हूँ एसीटोन का, CH3C डबल बॉन्ड CH3। अब ये दोनों आपस में जब मिक्स करेंगे तो इस क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन और एसीटोन के ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग बनेगी, और इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं H बॉन्डिंग। अभी जो किया था ना, उसमें तो हम बॉन्डिंग को ब्रेक कर रहे थे, इसमें बॉन्डिंग बना रहे हैं। और कौन सी बॉन्डिंग बना रहे हैं? H बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो जब यहाँ पे हम H बॉन्डिंग बना रहे हैं तो इसका मतलब ये अभी हम बात की थी कि वो टूटने के बाद वीक हो गई थी, इसका मतलब डेफिनेटली पहले क्या थी? स्ट्रॉन्ग। यानी ये जो H बॉन्डिंग होती है वो उसके कारण जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एसोसिएट होना स्टार्ट कर देते हैं, नजदीक आना स्टार्ट कर देते हैं, और जब नजदीक आएंगे तो स्पेस ऑक्यूपाई कम होगा और उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, जब आपका हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। बच्चों आपने +1 में पढ़ा होगा, ये डायरेक्ट एज ए ट्रिक के तौर पे आप याद रखिए, जहां जहां अट्रैक्टिव फोर्स होगी वहां एनर्जी रिलीज होगी, और जहां रिपल्सिव फोर्स होगी वहां एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक। तो अब क्या लिखा है इसमें पढ़ लेते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड विद एसीटोन मॉलिक्यूल बाय क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल। ये तो है ना। देखो, अगर आपने डायग्राम सुन लिया, ऊपर वाले लिखने वाला रट्टा थोड़ी लगाना है, आप लोगों को समझ के लिख लो कि किसके बीच में क्या बन रहा है। दिस डिक्रीज द चांस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपोनेंट टू एस्केप लीडिंग टू द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। अब देखो, ये छोड़ के थोड़ी जाना चाहेगा, बॉन्डिंग बन चुकी है, क्यों जाएंगे भाई, अब ठीक है यहीं रहेंगे। एंड हेंस द सॉल्यूशन एग्जिब नेगेटिव डेविएशन। तो ये सॉल्यूशन क्या दिखाया आपको? नेगेटिव डेविएशन दिखाया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर कह रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके कुछ और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हो वो एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड डाईथर, एसीटोन एंड एनिलीन, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, एसिटिक एसिड एंड pyridine, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर। यानी इसमें एसिड और वाटर के जो एग्जाम्पल है वो आपके पास कौन सी कैटेगरी में रहेंगे? वो आपके पास रहेंगे नेगेटिव डेविएशन वाली कैटेगरी में रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैंने अभी बताया, जो प्रेशर है जिसे हमने बताया कि PA है वो लेस देन होगा किससे? P0A XA से, और PB है वो लेस देन होगा किससे? P0B XB से। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, मान लीजिए यहाँ एक ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे XA की वैल्यू 1 मान लेता हूँ, यहाँ पे XA की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 0 हो जाएगी। यहाँ पे X2 की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे X2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इधर जा रहे हैं, जैसे ये कुछ प्रेशर मान लेते हैं, PA0 मान लेते हैं, जैसे जैसे इधर जाएंगे वो घटता जाएगा, ये तो आइडियल का केस होता है। और इधर जाएंगे तो B का प्रेशर बढ़ता जाएगा, यानी यहाँ पे मैं P0B मान लेता हूँ, तो ये जो है वो आपका ऐसे जाना चाहिए था, और ये ऐसे। अब नेगेटिव डेविएशन में क्या करेंगे? नेगेटिव डेविएशन में हम इसको नीचे की तरफ करके दिखा देंगे। नेगेटिव डेविएशन हम ये, क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इंटरमोल की अट्रैक्शन बढ़ने से इनका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है। अभी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बढ़िया वाला डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें क्या थोड़ा नीचे की तरफ आके, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन वाला भी नीचे आ जाएगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट वाला भी दोनों आपके पास क्या जाएंगे? नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा केस क्या बनता है? PA लेस देन बनता है P0A XA से, और PB है वो भी हमारा लेस देन बनता है किससे? P0B XB से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक छोटा सा और है, वो टॉपिक और करवा देता हूँ आपको। बहुत सबसे ज़्यादा बोर्ड के एग्जाम में तो पूछा जाता है, कंपटीशन में इतना ज़्यादा नहीं। एजोट्रोप्स क्या होता है? सीधा सीधा याद रखें। सबसे पहले बाइनरी मिक्सर होता है। कौन सा मिक्सर होता है? बाइनरी मिक्सर होता है। उसके अंदर क्या होता है? सेम सिंथेसिस इन फ्लूइड, वेपर स्टेज एंड बॉइलिंग स्टेज एट स्टेडी करंट, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। स्टेडी का मतलब कांस्टेंट। देखो क्या है यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ, एजोट्रोप्स होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। और जब इसको हम बॉईल करें, जब इसको हम क्या करें? बॉईल करें, तो ये बॉईल होगा किस पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। उनके कंपोजिशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी जो कंपोनेंट्स आपके लिक्विड स्टेट में थे वही कंपोनेंट आपके वेपर स्टेट में भी होंगे, उनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, केमिकल चेंज नहीं आएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? एजोट्रोप। बाइनरी मिक्सर का मतलब दो ही कंपोनेंट का मिक्सर होना चाहिए, दो ही कंपोनेंट का क्या होना चाहिए? मिक्सर होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लैंग्वेज में लग रहा होगा, तो आप सीधा लिखिए एजोट्रोप्स आर
those binary solution which are boiled at constant temperature without undergo change in any chemical composition। तो विदाउट चेंज होना चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और क्या कह रहे हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ, अलग किया जा सकता है। मैंने अभी कहा कि बॉईल करके हम बात कर रहे थे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सारा लेके हम क्या कर सकते हैं, इन कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। एजोट्रोप्स कैन ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, जो मतलब आप यहाँ मिनिमम कमल करके जो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाए, जो पहले हो रहा था उससे अब इंटरेक्शन क्या होगी, वीक होगी। जब इंटरेक्शन वीक हो चुकी है, मान लीजिए आपका ये प्योर कंपोनेंट था, ये प्योर कंपोनेंट का जो प्रेशर था वो प्रेशर था मान लीजिए 0.7, और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 180। अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा 0.7 से 0.8, 0.9, और जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि ये बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जब हमने इसको सॉल्यूशन बना लिया और वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा था, हमने कहा था उसमें तो इंटरेक्शन वीक हो जाती है, तो वेपर क्या बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं। वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, 0.8 हो गया। तो अब इसको कम हीट करना पड़ेगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप कौन दिखाएगा, जिसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे। पॉजिटिव डेविएशन वो दिखाते थे जिनके बीच में इंटरेक्शन वीक होती थी। इंटरेक्शन वीक होगी तो एस्केप आउट ज़्यादा होंगे मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल जब बाहर ज़्यादा आएंगे तो वेपर ज़्यादा बनेंगे, और वेपर ज़्यादा बनेंगे तो, ठीक है, समझ गए होंगे आप। For instance, solution of ethanol and water on fractional distillation result in a solution containing approximately 95% by volume of ethanol। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, आप थोड़ा ध्यान रखिए। इसी प्रकार हो जाएगा मैक्सिमम। तो जो नेगेटिव डेविएशन वाले हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप हो जाएंगे, क्योंकि उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया है, सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर हैज अप्रोक्सीमेटली दिस अरेंजमेंट, और 68% नाइट्रिक होना चाहिए और 32% आपका वाटर होना चाहिए, वो भी बाई मास। अब देखो मैंने कंसंट्रेशन बताया था, इसका मतलब क्या है, बाई मास, ठीक है, विद ए ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कौन सा किस टेम्परेचर पर हम उसको अलग अलग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर भी सकते हैं, बट सिंपल अगर हम बॉयल करें तो हम उसको विदाउट केमिकल चेंज आएगा। जो आपके कंपोजिशन लिक्विड स्टेट में होंगे वही आपके पास क्या होंगे, वेपर फेज के अंदर होंगे। तो थैंक यू बच्चों, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।